हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS अकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, यानी कि इसमें जो है राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित यानी कि रूल और रेगुलेशन, व्यवस्था, सिस्टम, इसको समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। और हमारी ओर से पर्सनल एडवाइस रहेगी कि यदि आप किसी भी क्षेत्र में थोड़ा अधिक समय देंगे तो उसमें आपको विशिष्ट गुण प्राप्त होने की चांसेज अधिक होती है। जैसा मैं अपना एग्जाम्पल बता दूं कि मैंने अपना अधिक समय सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देने में और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के कोशिश में समय व्यतीत किए हैं। और हमारा पहला अटेम्प्ट 2021 रहा है, क्योंकि 2021 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ और मैंने फर्स्ट टाइम स्व अध्ययन के आधार पर UPSC का एग्ज़ाम दिया। उस समय मैं बिहार में ही था, अपने गांव में, और गांव से ही मैंने सेल्फ स्टडी के बेसिस पे एग्ज़ाम दिया था। और फिर भी मेरा परफॉर्मेंस जनरल स्टडी में बहुत ही बेहतरीन रहा। बट हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का एक ही कमज़ोरी होती है और वह है CSAT। ठीक है, तो विद्यार्थियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो यदि सक्षम है आप सिविल सर्विस के कोर्स को और सिलेबस को पूरा करने में यदि सेल्फ स्टडी के आधार पे, तो अच्छी बात है। लेकिन CSAT यदि आपसे तर्क को यानी थोड़ा सा भी भनक लगे या सेल्फ स्टडी के बेसिस पर हमारा CSAT नहीं निकल पाएगा, तो आप उस स्थिति में तुरंत एक्शन ले और तुरंत किसी ऐसे टीचर का क्लास ले जिसमें आपको CSAT का संपूर्ण निचोड़ वीडियो हो या फिर ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन हो या पेन ड्राइव कोर्स हो, जो भी आपको मिल जाए वह तुरंत ले ले, जिससे आपको सिविल सर्विस के जो प्रारंभिक एग्ज़ाम होती है उसमें दोनों पेपर यदि आप एग्ज़ाम देंगे और एवरेज यदि उसमें पासिंग मार्क नंबर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ पाती है तो समझ लेना कि आप जो अध्ययन कर रहे हैं वह कहीं न कहीं आपका जो अध्ययन करने का रूल और रेगुलेशन है, तरीका है, वह न कहीं डाइवर्ट हो रहा है। डाइवर्ट का मतलब आपको सिलेबस में जो है वही अध्ययन करना है और आपने सिलेबस के अतिरिक्त और ज़्यादा अदर सब्जेक्ट में अध्ययन में समय व्यतीत कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हो सकता है कि क्वेश्चन उसे जिसको हमने अधिक समय दिया तो उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन जिसको हमने कम समय दिया और उसी से ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, तो उस स्थिति में प्रश्न को सॉल्यूशन करने में हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यह कोशिश करें कि जब भी क्या है कि ये अध्ययन करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए करें। ठीक है।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो लीजिए एक और किताब याद कीजिए, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी है। फिर है आगे, थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखिए यह कक्षा कुछ अलग होगी। ज़रा पन्ने पलट कर पृष्ठ 8 पर दिए वाक्य में सुकरात के विषय में पढ़ो। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे वह तरीका अच्छा लगा जिसमें उसने औरों के विचारों की असंगतियों को दिखाया। यह तो सच में अलग है। सुकरात कौन है? ठीक है। तो हमने पिछले जो क्लास सीरीज चलाए थे उसमें भी हमने यह चर्चा किया था कि सुकरात जो है पश्चात राजनीतिक विचारक थे, और वह सर्वप्रथम जो है 400 ईसा पूर्व की बात इसमें की गई है। और सुकरात जो है 400 ईसा पूर्व में आई थी। तकरीबन हम कह सकते हैं कि इंडियन थिंकर जो है बुद्ध हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, और मिडल ईस्ट में पैगंबर साहब हो गए, और पश्चिम में सुकरात प्लेटो हो गए। ये सभी का जो पीरियड रहा है, नहीं, यानी कि सुकरात और प्लेटो का जो है पीरियड रहा है, और ये पैगंबर साहब का पीरियड, ये सब एक पीरियड रहा है। लेकिन जो ये क्या बोलते हैं, बुद्ध और जो महावीर है उनका जो पीरियड रहा है वह जो है 500 ईसा पूर्व में रहा है एवरेज। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे सुकरात को। सुकरात एक महान जो है वैज्ञानिक था, या फिर उसको कह सकते हैं महान विचारक था। और वैसा विचारक जो एक काठकार का पुत्र था। काठकार कहने का मतलब है कि जिसको प्रेजेंट में बढ़ई समाज से जोड़ करके देखा जाता है, क्योंकि सुकरात के जो पिता थे, चाचा थे, और उसके जो भी यानी संबंधी थे, सारे लोग जो है मुख्य रूप से काठकार यानी कि फर्नीचर के काम करने वाले थे। और फर्नीचर के काम करने वाले का पुत्र एक बेस्ट थिंकर हो जाए, यह उस समय में बहुत कुलीन और पुरोहित वर्ग को समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई में एक शारीरिक श्रम करने वाले का वंश इतना बड़ा टीचर हम जैसे कुलीन और पादरी के सामने में प्रेजेंट होती है, तो यह बड़े ही दुख की बात है। और उसे तर्क वितर्क के आधार पर काटते काटते लास्ट स्टेज में उनको षड्यंत्र के द्वारा फंसा करके और षड्यंत्र रच करके उनको जीवन को समाप्त किया गया। ठीक है, तो आज हम उन्हीं सुकरात के बारे में चर्चा करेंगे जो एक बढ़ई का पुत्र, जिन्होंने विश्व उद्धार या मानव जाति के उद्धार के लिए अपना प्राण त्याग दिया। तो चलिए साथियों, इसीलिए कहा जाता है
कि यूपीएससी को यदि आप बेहतरीन ढंग से सिलेबस को समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, तो जो चेंजेज आपको इसको पढ़ करके आएगा वह किसी प्रकांड विद्वान द्वारा लिखी हुई जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं और शास्त्र होते हैं, उसको पढ़ने से भी आप में चेंजेज नहीं आ पाएंगे। तो साथियों, आप लोगों से यही सजेशन है कि आधुनिकता की ओर बढ़े और खरगोश की चाल ना बढ़ करके हम लोग कछुआ की चाल से चले। इससे हमारी जो अस्तित्व है लॉन्ग टर्म के लिए कायम रहेगा। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। अब कौन कौन से मामले हैं? तो बोल रहा है कि दो मामले में अद्वितीय है। उसके पास विवेक होता है। विवेक मतलब स्मरण शक्ति उसके पास जो है सभी जीवों में अधिक है, जितने भी पृथ्वी पर उपस्थित है जीव, और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। क्या होती है? योग्यता होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। और फिर बोल रहा है कि उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों से इतर, यानी कि अन्य जो जीव है पृथ्वी पर उपस्थित उससे अलग है। मनुष्य अपने अंतर तम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है अपने उन विचारों का साझा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती है। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राजसत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित या फिर अनुप्रमाणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। यह इनके और अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। यह विद्यालय, दुकान, बस स्टैंड या सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से
जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त है और कैसे वर्तमान संस्थाओं, सरकार, नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना। इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। राजनीति क्या है? वाद विवाद संवाद राजनीति क्या है? आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव पेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वादे और बढ़े चढ़े दावे करते, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप में हिंसा पर उतारू होता देखते हैं, तो वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। स्वार्थपरकता के ऐसे धंधों से मोहभंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं।
हम कहने लगते हैं मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं है, बल्कि इससे लाभान्वित होने और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही वे इस खेल में शामिल होते हैं, वैसे ही वे अपने को इस खेल की ज़रूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए, या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। हमें समझने की ज़रूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, उसके लिए अपने सदस्यों की विविध ज़रूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी है। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती है। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें कैसे बनती हैं? राजनीतिक सिद्धांत कैसे बनती है? सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है? यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती है। दरअसल सरकारें जो भी करती है वह प्रासंगिक होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। ये नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती है,
लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में भी डाल सकती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को बढ़ावा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत ज़रूरी चीज़ें भी नहीं खरीद सकते, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते, स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित हो सकती है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता और हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियाँ बनाती है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। चूँकि सरकार की कार्यवाहियों का हम पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगें जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं। हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकारों को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं। हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से हम मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एक वांछनीय है और क्या नहीं। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल है जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल है। और कुछ करके सीखें। राजनीति हमारे दैनिक जीवन पर किस तरह असर डालती है। अपने जीवन की एक दिन की घटनाओं का विश्लेषण कीजिए। बोल रहे यहाँ पर कि जुड़ा होना शामिल होता है तो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव। जब जनता आपस में वार्ता करती है
और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत है। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि अमेरिकी और भारतीय संविधानों में किया गया है। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर जॉक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तक के समय से वाद विवाद होता आया है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में से कौन सा तंत्र बेहतर है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी कि स्वतंत्रता। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की। अम्बेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकर ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकार का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है।
इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युवतियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स या गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताज़ा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों तथा संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक कथन स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत मूल प्रयोग में आया है? मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना है, यह तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। कानून के समक्ष सभी भारतीय समान है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पाठशालाएं और विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। भारत की यात्रा पर आए हुए विदेशी भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। मीडिया या फिल्मों पर कोई भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। विद्यालय के वार्षिकोत्सव की योजना मनाते समय छात्र छात्राओं से सलाह ली जानी चाहिए। गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक को भाग लेना चाहिए। लेकिन क्या यह सब अब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो। संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हो, वही कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हो। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम हैं, जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूली पढ़ाई में भी असक्षम है। उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है।
दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक तरह से खेल खेलने जैसा है। जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि उसके नियम की व्याख्या कैसे करनी है। इस प्रक्रिया में हम खेल के ही नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनज़र संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पूर्ण व्याख्या की जा रही है। इसकी एक वानगी तो यही है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उसकी पूर्ण व्याख्या की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा की गई है। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है। इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती है। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुए और इनका विस्तार भी। यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई है। तीसरे, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी और आज़ादी के पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वैयक्तिक या वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है, पर इसने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं अथवा सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दे उसकी सुरक्षा हो। इसलिए यूँ तो इंटरनेशनल या इंटरनेट जन अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को नेटिजन कहा जाता है। सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते नेटिजन, लेकिन वे भी व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूरी मानते हैं। परिणाम स्वरूप ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी के व्यवस्थित ईमेल में ताक झांक कर सकती है? कितना नियमन न्यायोचित है और किसको नियमन करना चाहिए, सरकार को या कुछ स्वतंत्र नियामकों? राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए यह बेहद प्रासंगिक है। प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था।
इसके लिए ही उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। सुकरात के सिवाय प्लेटो ने उसके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। यह पुस्तक सुकरात और सेफलस के बीच एक संवाद से प्रारंभ होती है। इस संवाद के दौरान सेफल्स और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगतियों को उजागर करने के लिए वह तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। उसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके वे विचार जिनमें वे जीते थे चलने वाले नहीं हैं। राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। इस पाठ्य पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू का सीमित रखा है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में ही हमने अध्ययन किया है। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आज़ादी या समानता क्या है और इसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की है। गणित के विपरीत जहाँ त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और इनसे तालमेल रखने की ज़रूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करें। आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के प्रतीक्षालय या आगे बढ़िए प्रतीक्षालय दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए और सीखिए या देखिए कि सुकरात ने यह कैसे किया। सेफलस, तुमने अच्छा कहा, मैंने जवाब दिया। लेकिन जहाँ तक न्याय की बात है यह है क्या? सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना, बस इसे अधिक कुछ नहीं। और क्या इसके भी अपवाद नहीं होते हैं? जरा सोचिए, एक मित्र शांत चित्त भाव से अपने हथियार मेरे पास जमा कर देता है और उन हथियारों को वह ऐसी स्थिति में वापस मांगता है जब उसका दिमाग शांत नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे उसे हथियार वापस कर देने चाहिए?
आप बिल्कुल सही है, उसने कहा। लेकिन तब सत्य बोलना और ऋणों को चुकाना न्याय की सही परिभाषा नहीं है। मैंने कहा, पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हो तब उसके साथ अच्छा करना, और जब शत्रु बुरे हो तब उसके साथ बुरा करना न्याय है। हाँ, मुझे यह ठीक लगता है। फिर आगे जो है पंक्ति में कह रहा है कि दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा करने वालों को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है, तो हमें खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं और हम ठगा सा महसूस करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों या सुविधाओं को पाने में समान अवसर चाहते हैं। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं, हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है। लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते। इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते या ईंट पाथते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस करते हैं कि यह अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी न हो। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित न हो और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार न हो। इस तथ्य पर गौर करें कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इसी तरह अधिसंख्य लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा लिया जाता है फिर लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निस्संदेह है, जो दुष्ट और शत्रु है उन्हें चोट पहुंचाई जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या पहले से बुरी होती है? कहने का मतलब है कि जब उनकी स्थिति बुरी होती है उनमें घोटकत्व यानी कि घोड़े के गुण कम होता है, स्वानत्व यानी कि कुत्ते के गुण नहीं। हाँ, घोटक या घोटकत्व कम होता है, मतलब कि उसमें क्षमता कम जाती है। और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तब उनमें स्वानत्व कम होता है। जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तब उनमें स्वानत्व कम होता है और घोटकत्व नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। और जब कोई मनुष्य घायल होगा तब उसमें मनुष्यत्व कम होगा, निस्संदेह है, और वह मनुष्यत्व न्याय है निश्चित रूप से। फिर आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कह रहा है कि इसलिए यानी कि हटा लिया जाता है बच्चियों को स्कूल जाने से या स्कूल में जाने से।
फिर बोला जाता है कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी है। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। फिर हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सकें। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफ़ी जटिल है। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं, हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाए, लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते, तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हमें स्कूल जाने या संसाधनों, रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेदार बनाने की ज़रूरत है। इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाओं के होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है। हमने इसके उस अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए, और फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए हमने अर्थ की कई परतें खोली। हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते रहे। तब जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। हाँ, परिणाम तो यही है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और क्या घुड़सवार अपनी कला से उसे एक बुरा घुड़सवार बनाता है? असंभव। और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? या सामान्य शब्दों में, क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह तो असंभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है, निश्चित रूप से। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बढ़ता जाता है। वे विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की ज़रूरत होती है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए, क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर से मुखातिब होते हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये मसले बिल्कुल व्यवहारिक है। वे शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। जैसा समानता के मामले में है, वैसा ही अन्य
अवधारणाओं के मामले भी है। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है और नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हम अगले अध्यायों में विचार करेंगे। तब मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं, वरन उससे ठीक उलट कर अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। मेरा सोचना है कि सुकरात, तुम जो कह रहे हो वह काफ़ी सत्य है, और जो किसी रोग से बचाव या रोकथाम में सर्वाधिक कुशल होता है, वही उसे पैदा करने में भी सर्वाधिक सक्षम होता है। सच बात है, और जो शत्रु से जीत सकता है वही किले का सबसे अच्छा रक्षक होता है, निश्चित ही। तब जो किसी चीज़ का अच्छा रखवाला होता है वही अच्छा चोर भी होता है। हाँ, इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है। तब अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में अच्छा होता है तो वह गबन करने में भी अच्छा होता है। इस तर्क में तो यही निश्चित है। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? लोगों ने पूछा कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की भी ज़रूरत है? क्या यह राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है? बेहतर तो यह होगा कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानून की व्याख्या करने वाले वकील या जज या उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आज़ादी या समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा? पहली बात तो यह कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है। छात्र के रूप में हम भविष्य में उपरोक्त पेशों में से किसी एक को चुन सकते हैं, और इसलिए परोक्ष रूप से यह सभी ही हमारे लिए प्रासंगिक है। क्या हम गणित नहीं पढ़ते, जबकि हममें से सभी गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं बनेंगे? क्या इसलिए नहीं कि बुनियादी अंकगणित जीवन में सामान्य उपयोगी होता है? दूसरी बात यह कि हम सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए उन राजनीतिक तब सभी न्यायपूर्ण व्यक्तियों के चोर बन जाने के बाद तुम यह तर्क दोगे कि जो अच्छे हैं वे हमारे मित्र हैं और जो बुरे हैं वे हमारे शत्रु हैं। हाँ, पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हो तब उनके साथ अच्छा करना, और जब शत्रु बुरे हो तब उनके साथ बुरा करना न्याय है। हाँ, मुझे यह ठीक लगता है, लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु है उन्हें चोट पहुंचाई जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? पहले से बुरी। कहने का मतलब है कि जब उनकी स्थिति बुरी होती है, उनमें घोट
घोटकत्व कम होता है, स्वानत्व नहीं। हाँ, घोटकत्व कम होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। बोला कि विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है, जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। सूचना परक समाज में यदि हमें ग्राम सभा में सहभागी होना है या वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करनी है, तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। यदि हम मनमाने तरीके से अपनी वरीयता प्रकट करें तो हम ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन यदि हम विचारशील और परिपक्व हैं तो हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते, लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं, प्रस्तुति का रसास्वादन करते हैं और नए अनुरोध करते हैं। क्या आपने गौर किया कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कदरदान होने का पता रहता है? इसी तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वालों को जनाभिमुख बना देते हैं। तीसरी बात यह कि आज़ादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं है। परिवारों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यवसायिक केंद्रों आदि में तरह तरह के भेदभावों का कम प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने से भिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, चाहे वे अलग जाति के हो या अलग धर्म के अथवा अलग लिंग या वर्ग के। यदि हम उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हम पीड़ा का निवारण चाहते हैं, और यदि उसमें विलंब होता है तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है। यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत अपने नौकरों और नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी कभी हम यह भी महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य है जो उनके साथ हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत बस यही कहता है या करता है कि वह हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं की परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करना है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर से हम अपने विचारों और भावनाओं में उदार होते जाते हैं, और अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। हमारी अपनी राय होती तो है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, पर यह हम नहीं जानते कि वे तर्क संगत है या नहीं। जब हम दूसरे से बहस करते हैं तभी हम अपने विचारों का बचाव करने की ज़रूरत महसूस करते हैं और इसके लिए तर्क और युक्तियाँ तलाशते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय का, समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं, ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सके। तर्क संगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से
प्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होते हैं। तो साथियों, आज हमारा यह जो है राजनीतिक सिद्धांत का जो हमने ये सिलसिला चलाई थी, यह समाप्त हुआ। और अब हम लोग क्या है कि अगले सीरीज़ की ओर बढ़ेंगे। तो आज इतना ही पर हम लोग स्टॉप करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे।